हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। अभी तक हमने 5 चैप्टर्स कवर कर ली। तो अब चैप्टर 1 to 5, जिसमें हमने रिग्रेशन पढ़ा कि रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल्स पढ़े, देन टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल पढ़ा, देन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ा। फिर हमने लिनियरिटी को गिव अप करके, लाइक नॉट गिव अप करके बट इट्स लाइक उसको साइड लाइन करके देन हमने फंक्शनल फॉर्म्स पढ़ी चैप्टर नंबर 5 में, कि व्हाट इफ आवर रिग्रेशन मॉडल इज नॉट ऑलवेज लीनियर। तो बाकी क्या क्या फंक्शनल फॉर्म्स हो सकती है, जैसे लॉग लॉग फॉर्म हो गई या सेमी लॉग फॉर्म हो गई। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडी टिल नाउ। रिग्रेशन पढ़ा, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की assumptions पढ़ी, फिर हमने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और आफ्टरवर्ड्स आई विल से डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक y इंट्रोड्यूस करा, एक x। फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमने y तो एक ही था, बट देन हमने बहुत सारे पैरामीटर्स कंसीडर किए कि x1 x2 x3। एंड देन फंक्शनल फॉर्म्स में हमने कंसीडर किया कि व्हाट इफ दे आर नॉट लीनियर बट इन सम अदर फॉर्म। ठीक है। तो अब हम एकदम ही नए एस्पेक्ट से चालू करते हैं, ठीक है, विच इज द डमी वेरिएबल। अब डमी वेरिएबल होता क्या है, उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ पब्लिक स्कूल, और लेट्स से दिस इज द पब्लिक स्कूल। ऑलराइट, नाउ लेट्स से इसमें क्लास फिफ्थ में या क्लास टेंथ में कोई बच्चा पढ़ता है। देयर इज अ क्लास जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास टेंथ में। एंड लेट्स से वी कंसीडर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स या साइंस। ठीक है। सो लेट्स से मैं बच्चों का सारा सैंपल लेता हूँ। अब गिवन हर हर बच्चे ने क्लास में, लेट्स से 50 बच्चे थे, तो 50 के 50 ने सेम सिलेबस पढ़ा। ठीक है, दे हैव स्टडीड द सेम सिलेबस, दे हैव बीन गिवन द सेम अमाउंट ऑफ ट्यूशन। कि मतलब जो, जैसे अगर क्लास में एक टीचर आती है, तो टीचर ने एक बच्चे को जितने घंटे पढ़ाया, दूसरे को भी तो उतने घंटे पढ़ाया। तो दे हैव स्टडीड फॉर द सेम आवर्स, दे हैव स्टडीड द सेम सिलेबस। बट डू यू थिंक दे विल स्कोर सेम इन द टेस्ट? क्योंकि गिवन इन सब ने चीजें तो सेम ही की है। इन्होंने सेम ट्यूशन ली, इन्होंने सेम सिलेबस पढ़ा, राइट, दे हैव सॉल्व द सेम मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल इनको दिया जाता है। बट क्या ये 50 के 50 लोग सेम स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में? लेट्स से दे कम फ्रॉम अब बात आती है कि राघव, ऑफ कोर्स नहीं, बिकॉज हो सकता है कि क्योंकि बच्चे डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, राइट। कोई लो इनकम कैटेगरी से आ सकता है, कोई हाई इनकम कैटेगरी से आ सकता है। मैंने कहा चलो ये भी कंसिडर करते हैं। लो इनकम के मैंने बच्चे अलग कर दिए एंड हाई इनकम कैटेगरी के अलग कर दिए। तो लेट्स कंसिडर ओनली हाई इनकम कैटेगरी, क्योंकि लेट्स से दिस इज द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द स्टूडेंट्स। एंड लेट्स कंसिडर हाई इनकम कैटेगरी। अगर मैं तुमसे बोलूं हाई इनकम कैटेगरी में मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5। अब बताओ, अब इनको तो अब ये 5 के 5 स्टूडेंट्स हाई इनकम कैटेगरी से है। ठीक है, दे हैव स्टडीड द सेम सिलेबस, दे हैव गॉट द सेम ट्यूशन, सेम स्टडी मटेरियल। क्या ये पांचों सेम स्कोर करेंगे? तुम कह सकते हो यार, ऑफ कोर्स ही बात नहीं, आई मीन ठीक है, लेट्स से इन सबकी फैमिली इनकम एकदम सेम है, किसी की 1 रुपये भी ज्यादा नहीं है, सबकी सेम है, क्या तब लोग ये टेस्ट में सेम स्कोर कर सकेंगे? तुम कहोगे मे बी नहीं, हो सकता है इसकी लर्निंग स्पीड अलग हो, इस बच्चे से अलग हो, एंड मे बी पॉसिबल कि ये बहुत दूर से ट्रैवल करके आता हो। ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रैवल टाइम को भी मैंने कंसिडर कर लिया। लेट्स से 5 स्टूडेंट्स में से ये तीन सेम लोकेलिटी के, तो इनका सेम ट्रैवल टाइम भी है। अब बताओ, अब ये तीनों क्या सेम स्कोर करेंगे पेपर में? अभी भी नहीं। हो सकता है, क्योंकि अब देखो, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स थे, जैसे इनकम कंसीडर करना, टाइम ट्रैवल कंसीडर करना, ये तो तुम कंसीडर कर चुके। बट अगर तुम सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कंसीडर करने के बावजूद ये कह सकते हो कि नहीं, तब भी थोड़े तो डिफरेंसेस आ सकते हैं इनके टेस्ट स्कोर में। वो किस लिए आ सकते हैं? हो सकता है वो जेंडर के बेसिस पे हो। क्या हो सकता है, देयर इज अ बॉय एंड ये तो लेट्स से फीमेल है, ऊपर वाला मेल है, एंड लेट्स से मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, एंड हो सकता है द फीमेल स्टूडेंट स्कोर्स लेस देन द मेल स्टूडेंट। अब इसका रीजन क्या है? वेल, इट मे बी बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, और मे बी हो सकता है लेट्स से रिलीजन के बेसिस पे या नेशनैलिटी के बेसिस पे, या द एरिया दैट यू लिव इन। हो सकता है सम स्टूडेंट्स कम फ्रॉम अ बैकवर्ड एरिया बट दे आर फ्रॉम हाई इनकम कैटेगरी। ठीक है, तो एक बच्चा इन दोनों की फैमिली इनकम सेम है, दोनों हाई इनकम कैटेगरी से, बट ये एक बैकवर्ड एरिया में रहता है, ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहता है। तो हो सकता है इनके एरिया के बीच का डिफरेंस। तो डमी वेरिएबल्स बस यही डिफरेंसेस हमें दिखाते हैं कि अभी तक हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स तो हमने कंसीडर कर लिए थे, बट अब हमेशा ऑफ कोर्स की बात है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे उसमें टेस्ट स्कोर था, वो हमेशा सिर्फ इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि उन्हीं वेरिएबल से जो हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इनकम हो गई, आउटपुट हो गई, कॉस्ट, प्राइसेस, वेट, टेम्परेचर। ये तो वेल डिफाइंड वेरिएबल्स है जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट वेरिएबल्स विच आर क्वालिटेटिव इन नेचर?
जैसे जेंडर हो गई, रेस हो गया, कलर हो गया, रिलीजन हो गया, स्ट्राइस हो गई, पॉलिटिकल पार्टी, आपके एफिलिएशन, आपका मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीजें भी तो उस वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक अगेन पब्लिक स्कूल में, जैसे व्हाट वी हैव लर्न की क्लास में अगर सेम टीचर है तो एक बच्चा ज्यादा समझ पाया, एक बच्चा कम समझ पाया, इट मे बी बिकॉज ऑफ द कास्ट दैट ही बिलोंग्स टू, मे बी उस पे बिकॉज देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो अब ये फैक्टर्स भी तो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे जो क्वालिटेटिव है नेचर में, जो इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो इन्हीं वेरिएबल्स को हम डमी वेरिएबल्स बोलते हैं, वो वेरिएबल्स जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट they are present, they affect our dependent variable. So these variables are qualitative in nature. So इनको हम डमी वेरिएबल्स बोलते हैं। डमी वेरिएबल्स बोल लो, बाइनरी वेरिएबल्स बोल लो, इंडिकेटर वेरिएबल्स बोल लो, या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, अभी आफ्टरवर्ड्स चैप्टर में मैं डमी वेरिएबल्स ही वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, तो नाउ दे आर सेइंग सच क्वालिटेटिव वेरिएबल्स यूजुअली इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी और एन एट्रीब्यूट। जैसे अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं, या तो तुम मेल हो या तो मेल नहीं हो। अगर मेल नहीं हो तो तुम ऑफकोर्स फीमेल हो। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट की बात करूं, लेट्स से कलर की बात करूं, तो या तो तुम ब्लैक हो या तो ब्लैक नहीं हो। ब्लैक नहीं हो का मतलब तुम व्हाइट हो। ठीक है, तो दीज वेरिएबल्स टेल्स अस कि वेदर देयर इज अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। ठीक है, तुम कैथोलिक हो या नॉन कैथोलिक हो। ठीक है, अब बट बात यह है कि राघव, हमें मॉडल पढ़ने के लिए हम तो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हमें क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा ना। दो ओके, इट्स नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर, इट्स क्वालिटेटिव इन नेचर, बट मॉडल में इंक्लूड करने के लिए तो हमें इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है मैं मॉडल में मेल या फीमेल वर्ड डाल दूंगा। ये तो इंग्लिश लेटर, ये तो इंग्लिश वर्ड है ना, तो इनका एक मॉडल में क्या रोल, तो इनको हमें कैसे ना कैसे तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू 0 और 1 लेगा। जैसे अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं, लेट्स से मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डी इंट्रोड्यूस करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि डी 0 है, इसका मतलब मेल है। अगर 1 है डी की वैल्यू, तो इसका मतलब फीमेल है। ठीक है, वैसे ही लेट्स से नेशनैलिटी पे, ठीक है, लेट्स से मैं वेरिएबल डी इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट्स से अगर वैल्यू 0 है तो मतलब दैट पर्सन इज इंडियन, एंड अगर 1 है तो ही इज अ ब्रिटिश। ओके, सो मैं ऐसे एक डमी वेरिएबल बना सकता हूँ। वेल, ये एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हुआ। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मुझे डमी वेरिएबल्स को क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई, क्योंकि ये नेचर में तो क्वांटिटेटिव नहीं है, राइट, नेचर में तो क्वालिटेटिव है, बट मुझे इनको क्वांटिफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूंगा जो वैल्यू का लेगा 0 और 1। 0 क्या बताता है? एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, कि वो एट्रीब्यूट नहीं है तुम्हें। 1 क्या बताता है? इंडिकेटिंग द प्रेजेंस। अगर मैं बोलूं, बताओ कि whether this person, let's say if I want to ask कि if a particular person is British or not। अगर let's say एक ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अगर तुम इसको 0 नंबर, मतलब लेट्स से 1, और तुम्हारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है डी, वो 0 1 वैल्यूज ले सकता है, राइट। तो लेट्स से फर्स्ट 2 3 पर्सन है, अगर मैं इसको 0 वैल्यू देता हूँ तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि नहीं, ये ब्रिटिश नहीं है, मतलब ये इंडियन है। मतलब जो एट्रीब्यूट मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश की, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। लेट्स से 2 और 3 को तुमने वैल्यू 1 1 दी, तो इसका मतलब इनमें ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। क्या एट्रीब्यूट? कि दे आर ब्रिटिश सिटीजन्स। ओके, तो अब डमी वेरिएबल्स को मैं अपने मॉडल में इंक्लूड करने के लिए क्या करूंगा, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल बनाऊंगा जो क्या करेगा, वैल्यू 0 और 1 लेगा। 0 मतलब एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट, 1 मतलब इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट। ओके, so variables that assumes values such as 0 or 1 are known as dummy variables। अब डमी वेरिएबल्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? डी से। ठीक है, और जो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, जो क्वांटिटेटिव थे नेचर में, जैसे सैलरी हो गई, आउटपुट हो गई, प्राइसेस हो गए, वेट हो गए, टेम्परेचर हो गए, इनकम हो गई, राइट, इसको मैं एक्स से डिनोट करता ही था, ये तो बट डमी वेरिएबल को मैं डी से डिनोट करता हूँ, क्योंकि इसका सी अपने आप में कोई सेंस नहीं है। डी इक्वल्स टू 0 1 का कोई सेंस नहीं है। 0 बस मुझे ये बताता है कि एट्रीब्यूट नहीं है, 1 मुझे बताता है एट्रीब्यूट है। तो ये जो 0 1 है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का अपने आप में कोई सेंस नहीं बनता। इनके साथ में एक एट्रीब्यूट असाइन करता हूं, तब जाके ये सेंस बनता है। ठीक है, तो इट वुडंट बी रीजनेबल कि मैं डी को भी एज अ एक मैं डमी वेरिएबल को भी एक्स की तरह ही लिख दूं, क्योंकि इन दोनों का नेचर अलग है। एक्स की अगर कोई वैल्यू होती है तो अपने आप में, जैसे अगर मैं बोलूं इनकम, इनकम अगर 10,000 है, ठीक है, तो इनकम का अपने आप में वो रोल है कि 10,000 इनकम वो नेचर दर्शाती है। जबकि अगर मैं बोल दूं डी 0 है, तो इसका अपने आप में कोई सेंस नहीं है। डी 0 तो मैं पहले बताना पड़ेगा कि तुमने क्या क्वालिटी या क्या एट्रीब्यूट इसको असाइन किया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम इन दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, डमी वेरिएबल्स को डी से, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को एक्स से। तो नाउ दे आर सेइंग रिग्रेशन मॉडल्स दैट कंटेन ओनली डमी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, मतलब देयर इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। ऑफ कोर्स ये तो पता ही है पिछले चैप्टर से। बट दे आर सेइंग कि अगर तुम रिग्रेशन मॉडल में सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल्स इंक्लूड करते हो जो डी
डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है दैट वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू डी आई प्लस यू आई। यू आई इज नथिंग बट द एयर टर्म, डी आई इज योर डमी वेरिएबल। वाई हमें बोला हुआ है एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन फूड है, एंड डी वैल्यू, एंड डी की दो कैटेगरीज है। ठीक है, कैटेगरीज आर फीमेल एंड मेल। तो अगर डी की वैल्यू 1 है तो मतलब फीमेल है, अगर डी की वैल्यू 0 है तो मतलब द पर्सन इज मेल। ओके, सो यस, alright, so assuming कि it satisfy the classical linear regression model assumptions, तो अगर तुम यहाँ पे एवरेज एक्सपेक्टेशन लोगे, एक्सपेक्टेशन गिवन डी आई इज इक्वल टू 0, मतलब डी आई इक्वल टू 0 का मतलब क्या था, दैट पर्सन इज अ मेल। तो अगर तुम यहाँ पे डी की जगह 0 डालोगे, एक्सपेक्टेशन लोगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई इज नथिंग बट 0। तो अगर पूरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन डी आई इक्वल टू 0 लेते हो तो इट कम्स आउट टू बी बीटा 1। ओके, एंड अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन डी आई इक्वल्स टू 1 लेते हो तो इट कम्स आउट टू बी बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 है क्या? ठीक है, लेट्स स्टडी दैट। तो बीटा 1 गिव्स द एवरेज मीन फूड एक्सपेंडिचर ऑफ मेल्स। क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ पे जब हमने डी आई 0 डाला मतलब तुमने क्या कंसिडर किया, दैट पर्सन वॉज अ मेल। एज अ मेल के लिए तुम एक्सपेक्टेशन ले रहे हो वाई आई की। वाई आई क्या था तुम्हारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल? एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो यू आर टेकिंग एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फूड गिवन द पर्सन इज मेल। डी आई इक्वल्स टू 0 का मतलब तो यही हुआ कि वो मेल है। तो और इसकी वैल्यू आ गई बीटा 1। तो बीटा 1 हमें क्या बताता है? इट गिव्स द एवरेज वैल्यू, एवरेज मीन फूड एक्सपेंडिचर ऑफ मेल्स। ओके, yes, that is the category for which dummy variable gets the value of 0. And now, अब normal classical regression model में जैसे हम लिखते थे y is nothing but beta 1 plus beta 2 xi। तो beta 2 क्या था मेरा? स्लोप कोफिशिएंट, राइट? कि अगर मेरा xi 1 यूनिट से चेंज होता है तो yi कितने यूनिट से चेंज होगा। बट डोंट यू थिंक ये जो डमी वेरिएबल है ये तो वैल्यू सिर्फ 0 और 1 लेता है, जो कि मुझे बस ये बताता है कि एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है और एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। ये वेरिएबल अपने आप में कॉन्टिन्यूस थोड़ना है और इसकी वैल्यूज का सेंस नहीं है। ये जो 0 1 वैल्यूज है तो मैंने असाइन की है, राइट? तो दैट्स व्हाट दे आर डिस्कसिंग इज दैट अगर मैं अब इस जो मेरा एनोवा मॉडल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल्स को मैंने इंक्लूड किया, ये जो बीटा 2 है इसको स्लोप कोफिशिएंट बोलना सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अगर जैसे बीटा 1 क्या था? मीन फूड एक्सपेंडिचर ऑफ मील्स प्लस बीटा 2। और बीटा 2 कब आया? जब तुमने डी आई को 1 लिया, मतलब जब तुमने फीमेल्स का एवरेज फूड एक्सपेंडिचर कंसिडर किया तो इट कम्स आउट टू बी बीटा 1 प्लस बीटा 2। बीटा 1 तो मेल्स का था ही, प्लस बीटा 2 मतलब फीमेल्स का मेल से बीटा 2 टाइम्स ज्यादा है। ओके, अगर मान लो बीटा 1 की वैल्यू लेट्स से 100 थी, तो मेल्स का एवरेज एवरेज फूड एक्सपेंडिचर कितना होगा? $100। एंड देन लेट्स से बीटा 2 की वैल्यूज इज 50। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाती कि जब तुमने एवरेज कंसिडर किया फूड एक्सपेंडिचर का गिवन द पर्सन वाज मेल, इट वाज 100, एंड यहाँ पे इट वाज 100 प्लस 50, राइट? बीटा 2 की वैल्यू मैंने 50 अज्यूम की है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर फीमेल का क्या है? इट इज नथिंग बट मेल का जितना था प्लस 50। तो बीटा 2 मुझे क्या बताता है? जितना तुम्हारा मेल का एवरेज एक्सपेंडिचर था और फीमेल का उससे बीटा 2 टाइम ज्यादा है। ठीक है, तो इट इज नॉट टेलिंग मी द स्लोप, it is just telling me the difference between both averages. So that's what they are writing, that it is not legitimate to call beta 2 as slope coefficient since there is no continuous regression line involved here. It is better to call it differential intercept coefficient because it tells us by how much the value of intercept terms differs between two categories. So that's what they are saying. Okay, अब अगर तुम्हें बीटा 2 का टेस्ट करना है, जो हम पहले करते थे रिग्रेशन कोफिशिएंट का टेस्ट की बीटा 2 इक्वल्स टू 0, तुम नॉर्मली वो टी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज हमने बस वेरिएबल चेंज किया। बट एक क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की असम्पशन फुलफिल करता है, तो तुम टी टेस्ट कंप्यूट कर सकते हो एंड यू कैन चेक इफ बीटा 2 इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। अगर मान लो बीटा 2 स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मेल्स एंड एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फीमेल्स ऑन फूड इज सेम। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है एज दे रखी है, एंड देन फूड एक्सपेंडिचर दे रखा है फीमेल्स का, फूड एक्सपेंडिचर दे रखा है मेल्स का। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे कर दूं कि पहले मेरे पास फीमेल्स की 6 ऑब्जर्वेशंस थी, राइट? तो मैं पहले 6 ऑब्जर्वेशंस फीमेल की लिख देता हूँ, देन 6 ऑब्जर्वेशंस मेल की लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, अभी मैं इसे फूड एक्सपेंडिचर को कंसिडर करूँ एंड ये जो आफ्टर टैक्स इनकम है इसको अभी के लिए इग्नोर मानना, एंड सेक्स। ठीक है, तो सेक्स में मैंने 1 दिया है तब जब द पर्सन इज फीमेल, 0 इफ अ पर्सन इज मेल। ठीक है, तो जहां जहां मैंने फीमेल का एक्सपेंडिचर कंसीडर किया वहां पे जेंडर वाले उसके
वैल्यूज 1 है और जहां मेल का कंसीडर किया वहां पे जेंडर वैल्यूज 0 है। ओके, अब अगर मैं these values and these values, अब अगर मैं ये वाला मॉडल, ये जो ऊपर मैंने मॉडल पढ़ा, अगर मैं ये नॉर्मली फिट करना चाहूँ गिवन मेरी रिग्रेशन जो असम्पशंस है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की वो फुलफिल होती है, तो दीज आर द रिजल्ट्स दैट आई गेट। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, लेट्स सी। As the result shows, the mean food expenditure of males is $3,177। तो ये जो बीटा वन था, ये बीटा वन क्या था, मेल का एवरेज फूड एक्सपेंडिचर, दैट इज नथिंग बट 3100 रुपए, मतलब $3100। ठीक है। अब अगर तुम डी आई को यहाँ पे वन ले लोगे, डी आई वन मतलब क्या था, फीमेल, राइट। डी आई वन मतलब फीमेल, जीरो मतलब मेल। अगर तुम यहाँ पे डी आई की वैल्यू वन डाल दोगे तो दिस वुड बी 3100 माइनस 503। मतलब मेल्स का जो एवरेज फूड एक्सपेंडिचर था विच वॉज $3,100, अगर तुम उसमें से $503 घटा दो तो वो तुम्हें फीमेल का एवरेज फूड एक्सपेंडिचर दे देगा विच इज नथिंग बट $2,674, राइट। अब ये 503 503.166 है क्या, ये जो बीटा टू की वैल्यू है, ये बताता है कि जो एवरेज मेल का फूड एक्सपेंडिचर था, फीमेल का, और फीमेल का क्या था, $2,674, क्योंकि जब तुम डीआई को वन डालोगे और इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू आएगी, मेल की ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के एवरेज फूड एक्सपेंडिचर में कितना डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट बीटा टू, कि फीमेल्स मेल से $503 कम कंज्यूम करती है अपने, मतलब $503 कम स्पेंड करती है अपने खाने पे, एवरेज, ऑन एन एवरेज। ओके, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अब अगर तुम जैसे ये तो इंटरसेप्ट टर्म हो गई, और इसको मैं क्या कहता हूँ, दिस इज नॉट अ स्लोप कोफिशिएंट बट डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि पहली बात तो डीआई कॉन्टिन्यूस नहीं है एंड दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस रिग्रेशन लाइन। डीआई से वैल्यू 0 और 1 ले सकता है। एंड 503 मुझे बताता है कि अगर मेल्स का एक्सपेंडिचर 3100 है ऑन एन एवरेज, तो फीमेल्स का उनसे 500 कम है। ओके, राइट। अब अगर तुम इसका टी स्टैटिस्टिक देखोगे तो दिस टी स्टैटिस्टिक इज दिस, तो दे आर सेइंग कि जब तुम इसकी पी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, स्टैटिस्टिकली देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। मतलब इसकी पी वैल्यू कम है तो तुम बीटा you will not reject the null hypothesis, that is beta 2 equals to 0, and that is there's no significant difference between average food expenditure between male and female। तो ये तो मैं बताते हैं कि there's no difference, statistical difference between average expenditure of मेल्स एंड फीमेल्स। बट अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि इसका जो मॉडल का आर स्क्वायर है विच इज दस 18.09%, मतलब सिर्फ 18% वेरिएशन मेरा जेंडर वाला जो टर्म मैंने जेंडर वॉज माई क्वालिटेटिव वेरिएबल, उसी को मैंने आर्टिफिशियल एक डमी वेरिएबल में इंक्लूड किया। तो जेंडर को अगर मैं अपने मॉडल में इंक्लूड करता हूँ, अगर मुझे फूड एक्सपेंडिचर पढ़ना है जेंडर के एस्पेक्ट में, तो मेरा आर स्क्वायर सिर्फ 18.90% है। मतलब मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में सिर्फ 18% वेरिएशन ये जो मैंने पैरामीटर और जो वेरिएबल इंक्लूड किए ये एक्सप्लेन कर पाए, विच इज वेरी लेस। ओके, नाउ what this means is that dummy variable is simply a device to find if two mean values are different or not। तो बस dummy variables तुम्हें ये बताते हैं कि दो mean values दोनों categories की difference है या अलग है। ओके, now the intercept value in such assignment represent the mean value for the category that gets the value 0। मतलब जैसे हमने D0 क्या माना था, मेल, एंड 1 वाज फीमेल। तो अगर मान लो, अगर मुझे ये वाला जो था बीटा वन, दैट वाज नथिंग बट मेल्स का एवरेज एक्सपेंडिचर, वो कब आया था, जब मैंने डी को 0 लिया था। तो दे आर सेइंग कि जिस कैटेगरी को तुम 0 वैल्यू असाइन करते हो उसको मैं बेंचमार्क और रेफरेंस कैटेगरी बोलता हूँ, क्योंकि द थिंग इज, बात तो सही है ना, कि अगर तुम डी को 0 रिप्रेजेंट करते हो तो मॉडल क्या देता है तुम्हें, मेल का एवरेज फूड एक्सपेंडिचर। अगर तुम डी को 1 लेते हो तो तुम्हें बताता है जो फीमेल का एवरेज फूड एक्सपेंडिचर वो मेल से 500 कम है। ठीक है, तो हम बार बार कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, मेल से, इस वाली फिगर से, राइट। और ये वाली फिगर कब आती है, जब डी की वैल्यू 0 हो। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो जिस भी कैटेगरी को तुम वैल्यू 0 असाइन करते हो, दैट इज नथिंग बट अ बेंचमार्क कैटेगरी और अ बेस और रेफरेंस कैटेगरी। ऑलराइट, अगर मान लो व्हाट इफ हमने मेल्स की जगह फीमेल्स को रेफरेंस कैटेगरी लिया होता, नथिंग चेंजेस। तुम वापस रिग्रेशन मॉडल रन करोगे तो तुम देखोगे आर स्क्वायर अभी भी सेम आया है, बिकॉज कोई इतना ज्यादा रिग्रेशन मॉडल के जो रिजल्ट्स है वो चेंज नहीं होते अगर तुम कैटेगरीज को बेस, ठीक है। अभी जैसे D1 इक्वल्स टू मेल हो जाएगा एंड 0 आ जाएगा फीमेल पे। तो अब बीटा वन मुझे क्या देगा, दिस इज नथिंग बट 2674 अप्रोक्सीमेटली, किसका एवरेज फूड एक्सपेंडिचर था। नाउ दिस इज नथिंग बट द फीमेल का एवरेज फूड एक्सपेंडिचर। अब जब तुम डी आई को 1 डालोगे विच इज नथिंग बट इफ अ पर्सन इज मेल,
तो उसका एवरेज फूड एक्सपेंडिचर क्या आएगा, जो फीमेल का है प्लस 503। ऊपर हमने क्या कंसीडर किया था, अगर मुझे मेल्स का निकालना था, मेल्स का तो ऐसे ही मिल गया था, फीमेल्स का कैसे आया था, मेल्स का -503। तो अगर मुझे अब सॉरी ऊपर फीमेल्स का निकाला था, अगर नीचे अब मेल्स का निकालना है तो मेल्स का कैसे होगा, फीमेल का +503। तो बीटा टू की वैल्यू तो सेम ही, बस साइन बदल गया। अगर तुम देखोगे टी स्टैटिस्टिक भी, पी वैल्यू तो अभी भी इसकी सेम रहेगी, राइट। सो दैट्स द थिंग। तो अगर तुम बेस कैटेगरी बदल भी दो कि लेट्स से कभी तुम फीमेल को बेस कैटेगरी कंसीडर कर रहे हो या मेल को बेस कैटेगरी कंसीडर कर रहे हो, उससे तुम्हारे वेरिएशन रिजल्ट्स नहीं डिफर होते। ऑलराइट, अब बात आती है कि अगर हमारे पास दो कैटेगरीज है ना, फीमेल और मेल, राइट, और मान लो अलग भी होती, इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन, या कैथोलिक और नॉन कैथोलिक, तो हमने डमी वेरिएबल सिर्फ एक इंट्रोड्यूस क्यों किया, सिर्फ डी आई क्यों लिखा, D1I और D2I क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास तो फीमेल और मेल दो कैटेगरीज है ना। अब इसको समझने के लिए दैट्स व्हाट दे हैव डिस्कस्ड द डमी वेरिएबल ट्रैप। एक भाई यहाँ पे सोच के देखो, अगर मान लो मैं दो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता, लेट्स से D1 और D2, ठीक है, लेट्स से फीमेल और मेल दो कैटेगरीज थी, इनके लिए मैं दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता, D1 एंड D2, और मैं कहता D1 इज नथिंग बट 0 इफ द पर्सन इज मेल एंड 1 इफ द पर्सन इज फीमेल। अगर मैंने D1 में ये चीजें इंट्रोड्यूस की है, तो D2 क्या होगा, इसका ऑपोजिट ही होगा। D2 शुड बी 1 इफ मेल एंड 0 इफ फीमेल। अगर मान लो यहाँ पे मैं दोनों की जगह 0 कर देता मेल के लिए, तो ये दोनों वेरिएबल्स तो सेम ही हो जाते। तो ऑफ कोर्स अगर मैं दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करूंगा दो कैटेगरीज के लिए, देन आई हैव टू गिव देम द अदर, मतलब D2 के लिए जो बेस कैटेगरी होगी वो D3 के लिए उसकी दूसरी कैटेगरी होगी, राइट। तो अगर मान लो तुमने D2 और D3 दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए मेल्स और फीमेल्स के लिए, और लेट्स से दे हैव कंसीडर्ड अ सैंपल ऑफ 2 फीमेल्स एंड 3 मेल्स। तो एक बात देखो, अगर मेल हुआ, ठीक है, तो D2 में 0 आ जाएगा, क्योंकि D2 के हिसाब से मेल वाज द बेस कैटेगरी, बट D3 में बेस कैटेगरी क्या थी, फीमेल। और अगर मेल हुआ तो D3 1 वैल्यू लेगा, तो D2 0 लेगा, D3 1 लेगा। अब दूसरा भी मेल है तो ऑफकोर्स D2 0 D3 1। फीमेल आ गया तो अब D2 में 1 आ जाएगा, और D3 के लिए इट वॉज अ फीमेल कैटेगरी, राइट। तो 1 और 0। बट इफ यू नोटिस दिस, डोंट यू थिंक D2 प्लस D3 वुड ऑलवेज बी 1? क्यों, क्योंकि अगर मान लो मेल हुआ तो इनमें से एक को तो 0 होना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल में तो मेल को एज अ बेंचमार्क कैटेगरी रखा होगा, दूसरे में उसका ऑपोजिट किया होगा। अगर फीमेल हुआ तो सेम विद, अगर मान लो मैंने D2 में मेल को बेंचमार्क माना था, तो फीमेल में D3 का बेंचमार्क फीमेल होगा, राइट। तो D3 0 हो जाएगा, D3 0 हो जाएगा एंड D2 1 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम तो हमेशा 1 आएगा। एंड दिस violates one of the assumptions of classical linear regression model, which was perfect collinearity, कि दो वेरिएबल्स के बीच में D1 और D2 के बीच में there should not be linear relationship, they should not be perfectly collinear, ठीक है। तो अगर मैं दिस इज नोन एज डमी वेरिएबल ट्रैप, अगर तुम उतने ही डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो जितनी तुम्हारे पास कैटेगरीज होती है, देन यू वॉलेट द अजम्पशंस ऑफ नो मल्टीकोलिनियरिटी। हमने अजम्पशन डिस्कस की थी ना, क्या दैट देयर शुड बी नो मल्टीकोलिनियरिटी। अगर तुम उतने ही वेरिएबल्स, उतने ही डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देते हो जितने तुम्हारे पास कैटेगरीज है, देन यू वॉलेट दिस अजम्पशन। और अगर तुमने अजम्पशन वॉलेट कर दी तो हम अपने रिग्रेशन मॉडल पे काम नहीं कर सकते, ओके। सो दैट्स व्हाट इट इज देयर फॉर, कि अगर तुमने दो वेरिएबल लिए D2 एंड D3, D2 में तुमने किया कि 1 इज फॉर फीमेल 0 इज फॉर मेल, मतलब D2 के लिए बेंचमार्क कैटेगरी मेल है। अगर तुम एक बात सोचो, अगर D3 के लिए मैं बेंचमार्क कैटेगरी मेल ही बना दूं, तो D2 और D3 तो सेम ही हो जाएंगे ना। तो अगर मुझे इन दोनों को अलग ही करना है दो कैटेगरीज के हिसाब से, तो ऑफकोर्स ही बात है फिर मुझे D3 के लिए बेंचमार्क कैटेगरी फीमेल बनानी पड़ेगी। और अगर मैं ये करता हूँ, तो बाय दिस यू कैन नोटिस कि इस मैट्रिक्स में जैसे मेल लिया तो D2 की वैल्यू 0, D3 की वैल्यू 1, ठीक है। तो इन दोनों का सम तो हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ तो कभी 1 हो भी नहीं सकते, राइट। D2 प्लस D3 दोनों एक साथ 1 तभी होंगे जब इन दोनों के लिए बेस बेस कैटेगरी दोनों की सेम होगी। अगर इन दोनों की बेस कैटेगरी सेम होगी तो ऑफकोर्स देयर इज अ सिंगल वेरिएबल, राइट। तो या, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि अगर मैं D2 को फिर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ D3 लिख सकता हूँ, देन टू डमी वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोलिनियर एंड दिस वॉलेट्स माय assumptions ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। तो अब द थिंग इज, तो दिस इज नोन एज डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल ट्रैप इज कि तुम उतनी ही डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दो जितनी तुम्हारे पास कैटेगरीज हो। अब ठीक है, अगर हम इस ट्रैप में फंस गए और हमने assumption वॉलेट कर दी, तो लाइक हम इसको ठीक कैसे करें। तो द जनरल रूल इज, इफ अ मॉडल हैज द कॉमन इंटरसेप्ट B1, ठीक है, अगर तुमने बीटा 1 कॉमन इंटरसेप्ट लिया है अपने मॉडल में, एंड इफ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज m कैटेगरीज, इंट्रोड्यूस ओनली m-1 डमी वेरिएबल्स, ओके।
तो मान लो जैसे ऊपर में यहाँ जेंडर में दो कैटेगरीज थी, फीमेल और मेल, और बीटा वन में एक कॉमन इंटरसेप्ट टर्म था, तो मैंने सिर्फ एक ही डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज डी आई। ठीक है, तो दो कैटेगरीज के लिए जैसे मेल और फीमेल के लिए मैंने सिर्फ एक ही डी इंट्रोड्यूस करी था। अगर मान लो मेरे पास तीन होती, ठीक है, तो मैं उसके लिए दो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता। Now, then there's this another, example. You can study it at your own. तो अभी तक क्या पढ़ा कि डमी वेरिएबल क्या होता है, एक क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट। जैसे क्वांटिटेटिव डेटा को तो मैं एक्सआई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरी इनकम है, बेज है, आउटपुट है, ठीक है, बट क्वालिटेटिव डेटा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डमी वेरिएबल से। ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, डी से। एंड मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, हाउ डिड आई क्वांटिफाई, बाय गिविंग वैल्यू 0 and 1, जहाँ पे 0 क्या बताता है, एब्सेंस ऑफ ए एट्रीब्यूट, 1 क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ ए एट्रीब्यूट। फिर हमने मॉडल कंसीडर किया, मॉडल विच इज हैविंग अ यू नो वन क्वालिटेटिव वेरिएबल हैविंग टू कैटेगरीज। ठीक है, सो एक क्वालिटेटिव वेरिएबल था, तो उस मॉडल को हमने क्या बोला, एनोवा मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल्स है, इसमें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज की टर्म नहीं है, सिर्फ डमी वेरिएबल्स है, तो इसलिए हमने इनको एनोवा मॉडल्स बोला। ओके, जहाँ पे बीटा वन क्या बताता है मुझे यहाँ पे इस मॉडल में, मीन वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कैटेगरी। बेंचमार्क कैटेगरी क्या होती है, जिसको मैं रेफरेंस कैटेगरी भी बोलता हूँ, जहाँ डी आई की वैल्यू जीरो होती है। तो डी आई की वैल्यू जीरो जिस कैटेगरी को मैंने दी होगी, दैट इज द बेंचमार्क कैटेगरी। और बीटा टू क्या बताता है, दिस इज नॉट अ स्लोप कोफिशिएंट बट अ डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। मतलब हाउ द मीन वैल्यू फॉर सेकंड कैटेगरी डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट वन। अगर फर्स्ट वन की बीटा वन है, तो सेकंड कैटेगरी की मीन वैल्यू क्या होगी, बीटा वन से बीटा टू टाइम्स ज्यादा। ठीक है, ओके। फिर हमने पढ़ा डमी वेरिएबल ट्रैप, वो क्या होता है, जब वी वॉलेट द अजम्पशंस ऑफ नो मल्टीकोलिनियरिटी, जब दो डमी वेरिएबल्स में देयर इज अ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, मतलब वो एक दूसरे के लीनियर रिलेशनशिप में लिखे जा सकते, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ओके, तो हम इसको अवॉइड कैसे करते थे कि अगर हमारे पास एम कैटेगरीज है, तो हम सिर्फ M-1 डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मूवी प्रेफरेंसेस। किसी को हॉरर मूवी पसंद हो सकती है, किसी को थ्रिलर, किसी को कॉमेडी। ठीक है, अब कहने को तो ये मेरे पास सिर्फ एक ही क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल मेरे पास क्या है, तुम्हारी मूवी प्रेफरेंसेस। उसके अंदर तीन कैटेगरीज है कि अब वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की, मूवी प्रेफरेंसेस की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है, दैट इज हॉरर, थ्रिलर एंड कॉमेडी। तो अगर मुझे रिग्रेशन मॉडल कंसीडर करना हो, तो मैं कितने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज जस्ट टू डमी वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि तीन कैटेगरीज है। तो टू अवॉइड द डमी वेरिएबल ट्रैप, आई विल सिंपली इंट्रोड्यूस टू डमी वेरिएबल्स। ठीक है, लेट्स से, और लेट्स से अब मैं हॉरर को एज अ बेंचमार्क कैटेगरी कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो मैं दो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ, D1 एंड D2। ऑलराइट, ऑलराइट। सो लेट्स से मैंने दो डमी वेरिएबल कंसीडर किए, D1 एंड D2। ऑलराइट, सो लेट्स से अगर D1 की वैल्यू जीरो है, मान लो D1 वाज नथिंग फॉर द थ्रिलर वन, कि D1 को मैंने लेट्स से बोला है, D1 इज नथिंग बट वन इफ योर मूवी प्रेफरेंस इज थ्रिलर, ओके, एंड जीरो इफ एनी अदर टू, इफ एनी अदर टू मतलब या तो कॉमेडी हो सकती है या तो हॉरर हो सकती है, बट थ्रिलर नहीं है। तो D1 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, वन इज फॉर थ्रिलर एंड जीरो इज फॉर कि तुम कॉमेडी भी ले सकते हो या हॉरर भी। देन दूसरा D2 मैंने क्या कंसीडर किया, वन इफ इट्स कॉमेडी, जीरो इफ इट्स थ्रिलर और हॉरर। मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, अगर कॉमेडी नहीं है तो इन दोनों में से है कोई। ठीक है, तो अगर मान लो D1 और D2 साथ में ही जीरो हो गए, तो D1 अगर जीरो था तो मतलब क्या था, तुम किस में बिलोंग करते हो, D1 इसके लिए था, थ्रिलर के लिए डिफाइन था ना, D1 वॉज नथिंग बट वन इफ थ्रिलर। ठीक है, अब यहाँ पे D1 वन नहीं है, जीरो है, तो मतलब या तो तुम कॉमेडी प्रेफर करते हो या तो हॉरर। तो D2 पे देखते हैं, D2 भी जीरो है, तो D2 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, वन इफ यू लाइक कॉमेडी, जीरो इफ यू लाइक थ्रिलर और हॉरर। तो अगर दोनों ही जीरो हो गए, तो ना ही ये थ्रिलर है ना ही कॉमेडी है, तो बचा क्या, हॉरर। ठीक है, अगर मान लो D1 वन है, D1 वन है मतलब इट्स अ थ्रिलर कैटेगरी, राइट। अगर अगर D1 वन है, अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारी थ्रिलर कैटेगरी है, तो ऑफ कोर्स फिर तुम हॉरर और कॉमेडी से नहीं हो सकते, और कॉमेडी से नहीं हो सकते तो D2 की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके, अगर मान लो D1 जीरो है बट D2 वन है, तो D1 जीरो है मतलब थ्रिलर तो नहीं है, तो इन दोनों में से है, बट D2 वन है तो मतलब कॉमेडी है। ठीक है, तो ऐसे मैंने तीनों कैटेगरीज को सिर्फ दो डमी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर दोनों जीरो है मतलब बेंचमार्क कैटेगरी विच इज नथिंग बट हॉरर। अगर उनमें से एक वन है, तो अब मैं देखूंगा कि मैंने किसको वन वैल्यू डिफाइन की थी। वैसे D1 पे वन क्या था, थ्रिलर। अगर D2 वन है तो कॉमेडी, अगर ये दोनों जीरो है तो नथिंग बट द बेंचमार्क कैटेगरी। ओके, तो इससे मेरा डमी वेरिएबल ट्रैप सॉल्व हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ओके, सो दिस इज नथिंग बट सेम 6.2 वाला एग्जांपल, दिस यू कैन रीड एट योर ओन, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कंसीडर कि अब बात आ गई एनोवा मॉडल्स। तो हमने पढ़ लिए एनोवा मॉडल्स क्या थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल्स थे। ओके, सिर्फ और सिर्फ डमी वेरिएबल्स थे। ओके, बट बहुत सारी, अब ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे मान लो अगर मैं ट्यूशन ही लेट्स से तुम्हारे परफॉर्मेंस ही कंसीडर करूँ, मार्क्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में, अगर मैंने बोला जेंडर तुम्हारे मार्क्स को इम्पैक्ट करते हैं, तो हाँ ये बात ठीक है कि जेंडर इम्पैक्ट करता है, मेल या फीमेल के एक डिफरेंट टेस्ट को आ सकता है, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ जेंडर ही थोड़ा ना इम्पैक्ट करता है। जेंडर के साथ साथ अगेन तुम्हारी इनकम क्लास, हाई इनकम से हो, लो इनकम से हो, या जेंडर के साथ साथ नेशनैलिटी, तुम्हारा रिलीजन, और अगेन टाइम ट्रैवल, तो अ मिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड qualitative variables, a mix of them, you know affect a dependent variable y। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि हाँ, अच्छा हाई इनकम और उनसे बात नहीं चली तो मैंने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, उसमें मैंने जेंडर पढ़ा, तो जेंडर में डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है, हाँ करता है, बट सिर्फ और सिर्फ अकेला जेंडर नहीं करता, उसके साथ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी तो करते हैं। तो दे आर सेइंग कि इकोनॉमिक रिसर्च में मॉडल कंटेन्स सम एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स दैट आर क्वालिटेटिव, दैट आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, एंड सम ऑफ क्वालिटेटिव। तो अगेन इन दोनों का मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। So regression models contain a combination of quantitative and qualitative variables are called analysis of covariance or ANCOVA models। ठीक है, ANCOVA models क्या होते हैं, जिसमें अब x वाला वेरिएबल भी है और d भी है, मतलब उसमें एक डमी वेरिएबल भी है, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, लेट्स से इनकम हो सकती है, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव है नेचर में, और डमी वेरिएबल क्या हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है। तो दोनों साथ में भी तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ अपने मॉडल में, तो इनको मैं क्या कहूंगा, एनकोवा मॉडल। अब मैं मॉडल स्टडी ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एनकोवा मॉडल का एक अच्छा बात है कि दे प्रोवाइड अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकली कंट्रोलिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मतलब हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना, जो मैंने स्टार्टिंग का पब्लिक स्कूल का एग्जांपल लिया था, कि यार अगर मैं उनकी सेम इनकम क्लास भी ले लूं, अगर लेट्स से दे आर फ्रॉम सेम इनकम क्लास, ठीक है, बट उसके बाद भी तो जेंडर इंपैक्ट करेगा। तो ये जो मैंने किया कि यार मान लो कि सबके सब अभी सेम इनकम क्लास से, तो मैंने यहाँ क्या किया कि इनकम क्लास जो मेरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल था जो मेरा एक्स से रिप्रेजेंटेड था, उसको मैंने कांस्टेंट होल्ड किया। तो मैंने कहा कि मान लो अगर सबके लिए इनकम क्लास सेम भी रख दूं, तो मेरा जेंडर इंपैक्ट करता है, राइट, और अगर मैं जेंडर कांस्टेंट रख दूं तो इनकम क्लास का इंपैक्ट पड़ सकता हूँ। तो यही बेनिफिट है एनकोवा मॉडल्स में, कि आई कैन कंट्रोल माय क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। और यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स जो मैं एक्स है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कोवेरिएट्स और कंट्रोल वेरिएबल्स, ठीक है। सो इन अ मॉडल दैट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड डमी वेरिएबल्स, these are known as ANCOVA models। Okay, all right. All right. So now we are studying an ANCOVA model, with one quantitative variable कि एक quantitative variable x हो सकता है, and one qualitative variable with two categories। मतलब qualitative variable तो एक ही है बट categories उसकी दो है। जैसे जेंडर मान लो तो उसकी कैटेगरीज मेल या फीमेल है। अगर वो बोलता है टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जैसे जेंडर और क्लास, कि तुम अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, और जेंडर में मेल या फीमेल, ये दो आपस में दो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, बट दोनों की अपनी अपनी दो कैटेगरीज है, ठीक है। सो अभी वी आर स्टडिंग जस्ट वन क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड वन क्वालिटेटिव वेरिएबल विद टू कैटेगरीज। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, जैसे वो जो आफ्टर टैक्स वाला एग्जांपल था ना, कि उसमें तो मैंने क्या किया था, सिर्फ फूड एक्सपेंडिचर और उनका जेंडर कंसिडर किया था, बट मैंने इनकम तो कंसिडर ही नहीं की। भाई फूड एक्सपेंडिचर ठीक है, तुम्हारा जेंडर से इंपैक्ट होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो इनकम से इंपैक्ट होता है ना, और मैंने इस वाले मॉडल में इनकम ही इंक्लूड नहीं की, तभी यू कैन सी मेरा आर स्क्वायर बहुत ज्यादा कम है। ओके, अब लेट्स इंक्लूड द इनकम। ऑलराइट, सो वाई इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्स इज नथिंग बट द आफ्टर टैक्स इनकम, कि तुम्हारे पास डिस्पोजेबल इनकम क्या बची, ऑफकोर्स जो इनकम आएगी उसी पे तुम फूड पे स्पेंड करोगे। तो दिस इज, तो ये जो मैंने एक्स इंक्लूड किया आफ्टर टैक्स इनकम, दिस इज नथिंग बट अ कोवेरिएट। ओके, एंड डी सेम, कि अगर वन है तो फीमेल, जीरो है तो मेल। मतलब मेरा एक क्वालिटेटिव वेरिएबल था जिसकी दो कैटेगरीज थी, मेल और फीमेल, और डमी वेरिएबल ट्रैप में ना फंसू तो मैंने क्या किया, टू माइनस वन विच इज वन, तो एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज डी आई। और डी आई को मैंने कैसे बोला, जीरो इज फॉर मेल, मतलब मेल इज नथिंग बट द बेंचमार्क कैटेगरी एंड फीमेल इज अनदर कैटेगरी। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने आफ्टर टैक्स इनकम कंसिडर की, तुम देख पा रहे हो आर स्क्वायर कितना ज्यादा बढ़ गया, 0 सीधा 92.84% हो गया। पहले क्या था, 19.80%, ओ सॉरी 18.90%। तो देख रहे हो आर स्क्वायर में कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा मेरा मॉडल इंप्रूव भी हुआ, राइट। तो अब अगर तुम कंसीडर करो, लेट्स से, अगर तुम होल्डिंग दिस आफ्टर टैक्स इनकम कांस्टेंट, राइट,
अगर तुम DI को लेट्स से एट इनकम जीरो पे कंसिडर करो, लेट्स से दोनों दोनों जेंडर्स की इनकम, मेल और फीमेल, इन दोनों की इनकम x इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, x तो क्या है, इनकी आफ्टर टैक्स इनकम है ना, तो मैं कहता हूँ आफ्टर टैक्स इनकम जीरो है अभी, दोनों की, मेल की भी फीमेल की भी। तो मेरे पास कितना बच गया, ये चीज बच गई, राइट। ठीक है, सिर्फ अगर ये जीरो हो गया तो ये तो हट ही गया, तो सिर्फ ये चीज बच गई। अब इसमें भी अगर मैं बोलता हूँ, अब अगर मैं DI को 1 डालता हूँ, मतलब आई एम कंसिडरिंग फॉर फीमेल, ओके, और लेट्स से DI को पहले जीरो डाल के देखो, अगर इनकम तो जीरो ही है दोनों जेंडर्स की, राइट, तो ये पार्ट तो हट ही गया। अगर तुम जीरो डाल के देखते हो, तो व्हाट्स द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर मील्स, दैट इज $1,506। ठीक है, अगर तुम DI को 1 डाल के देखते हो, तो इट रिड्यूसेस बाय $228। तो जितना मेल का एक्सपेंडिचर था, फीमेल्स का 1500, अप्रोक्सीमेटली 1500 कितना था मेल का एक्सपेंडिचर ऑन फूड, व्हेन देयर इनकम वाज जीरो, व्हेन ये एक्स जीरो था। ठीक है, व्हेन देयर इनकम वाज जीरो, दिस वाज द मेल फूड एक्सपेंडिचर, $1,500 अप्रोक्सीमेटली। एंड फीमेल्स का क्या होगा अगर तुम DI को 1 डालोगे, विच वॉज 1500 से घट के कितना घटाना है, 230। ऑलराइट, तो वो क्या आ जाएगा, फीमेल्स का एक्सपेंडिचर। ओके, ये तब जब दोनों की इनकम जीरो है। अगर मान लो मैं जेंडर को कांस्टेंट रख दूं, और अगर मैं बोलूं रिगार्डलेस ऑफ अ जेंडर, अगर मान लो मेल और फीमेल कोई भी हो, तुम दोनों की इनकम में $1 से बढ़ाता हो, तो तुम अपनी फूड पे स्पेंडिंग कितनी बढ़ाओगे, तो ये मैं ये बता देगा। तो देखो अब मेरा मॉडल ज्यादा बेटर है कि अब मैं अपने एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल को भी पढ़ सकता हूँ, जेंडर को भी पढ़ सकता हूँ, एक को मैं कांस्टेंट रख सकता हूँ तो दूसरे का इंपैक्ट पढ़ सकता हूँ, राइट। अब तुम देखो यहाँ पे पी वैल्यूज, पहले के उसमें जब पी वैल्यूज थी, कहाँ चला गया, हाँ, पहले के उसमें पी वैल्यू वाज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बीटा टू, मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाया था, मेरी पी वैल्यू बहुत बड़ी थी। बट जैसे ही मैंने अपना एक एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल या एक कोवेरिएट, विच वाज नथिंग बट द आफ्टर टैक्स इनकम, ये मैं अपने मॉडल में इंक्लूड किया, तो अब तुम देख सकते हो इनकी पी वैल्यूज एकदम घट गई। ऑलराइट, अब द रिजल्ट्स आर नोट वर्दी फॉर रीजन। क्यों, पहला तो जब मैंने XI को इंट्रोड्यूस किया, तो द डमी कोफिशिएंट वाज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट बट नाउ इट इज सिग्निफिकेंट। तो पिछले वाले मॉडल में इट वाज इनसिग्निफिकेंट क्योंकि पी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी थी, बट नाउ इट इज सिग्निफिकेंट। व्हाई, क्योंकि पिछले वाले मॉडल में मैंने एक स्पेसिफिकेशन एरर परफॉर्म किया, स्पेसिफिकेशन एरर किया, कि जो वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल को इंपैक्ट करता है मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। क्या इंपैक्ट करता था, आफ्टर टैक्स इनकम। ऑफ कोर्स ही बात है भाई, तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम तुम्हारे खाने के एक्सपेंडिचर को तो इंपैक्ट करेगी ना, और मैंने पिछले में वो कंसीडर ही नहीं की। तो मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिकेशन एरर किया। ठीक है, तो नाउ दैट आई हैव इंक्लूडेड अ कोवेरिएट, तो मेरा मॉडल अब बेटर हो गया। सेकंड रीजन क्या है, alright, the second is like we can hold the after tax income constant. The mean food expenditure for males is about $1,500, and for female is about 1,500 minus $230, which is approximately 1,280. Okay, right? तो तुम ये कर सकते हो, and these means are statistically significant here. Alright, and the third is holding, अगर मान लो मैं जेंडर कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं मान लो मेल या फीमेल दोनों की इनकम ₹1 से बढ़ा दूं, तो 6 सेंट, 6 एडिशनल, अगर मैं $1 से बढ़ाता हूँ, तो 6 सेंट वो अपने खाने पे इनकम खर्च करेंगे, अपनी डिस्पोजेबल इनकम का। तो दीज आर द 3 रीजन कि मेरा मॉडल बेटर भी हो गया, आर स्क्वायर भी बढ़ गया, जो बीटा कोफिशिएंट पहले इनसिग्निफिकेंट था वो सिग्निफिकेंट भी हो गया। ऑलराइट, अगर मान लो तुम अलग अलग मॉडल कंसीडर करते, मान लो तुम डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस ना करते, और फीमेल्स के लिए अलग वेरिएशन मॉडल बनाते, मेल्स के लिए अलग वेरिएशन मॉडल बनाते, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वही आफ्टर टैक्स इनकम लेते, तो ऑफकोर्स ही बात है तुम्हारे पास दो लाइंस आती, राइट, ये फीमेल की और ये मेल की। तो अगर तुम सिर्फ फीमेल वाले वेरिएशन मॉडल कंसीडर करते, अगर तुम फीमेल की इनकम जीरो डालते, तो फीमेल का एवरेज फूड एक्सपेंडिचर क्या था, $1,280। और जैसे जैसे तुम फीमेल की इनकम बढ़ाओगे, वो हर $1 का 6 सेंट अपने फूड पे खर्च करेगी, तो उसकी वेरिएशन लाइन ये हुई। एंड वैसे ही मेल्स के लिए उसकी वेरिएशन लाइन ये हुई, उन दोनों की स्लोप तो सेम ही है, कि दोनों दोनों को अगर तुम $1 देते हो, तो उसमें से वो 6 सेंट, ठीक है, अपनी फूड पे स्पेंड करेंगे। बट इन दोनों का जो स्टार्टिंग, मतलब अगर मेल के पास कोई भी पैसा ना हो, फीमेल के पास कोई भी पैसा ना हो, तो इन दोनों का एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स देयर इज अ स्लोप डिफरेंशियल इंटरसेप्ट, राइट। और इसी को मेरा क्या सॉल्व कर देता है, ये वाला मॉडल। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे DI की टर्म ले आऊँ, अगर DI लेट्स से मैंने जीरो ले लिया मेल के लिए, ठीक है, तो अगर मैंने जीरो ले लिया, तो DI की वैल्यू जीरो डाल के देखो तो तुम्हें यही लाइन मिल जाएगी, 1 डाल के देखो तो ये लाइन मिल जाएगी। तो एट द एंड इट्स गिविंग यू टू रिग्रेशन मॉडल्स ऑफ a mean food expenditure regressed for after tax income, but you are considering a dummy variable too. Okay, so ये जो इनके बीच का गैप है, ये क्या गैप है, दिस इज नथिंग बट बीटा टू, जो तुम्हारी डमी वेरिएबल का कोफिशिएंट है।
और डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, क्योंकि तुम देख सकते हो इन दोनों की स्लोप सेम है, बट ये जो डिफरेंशियल का ये इंटरसेप्ट का ही तो फर्क है कि इनका स्टार्टिंग एवरेज ही अलग है, मेल का फीमेल से ज्यादा बड़ा है। और ऑफकोर्स ही बात है, अब तुम लेट्स से मैं कह रहा हूँ मैं 100 रुपए का खाना खाता हूँ और तुम 50 रुपए का, ठीक है, बट जैसे जैसे एक एक रुपये बढ़ता है हम दोनों एक एक रुपये पूरा पूरा कंज्यूम करते हैं, तो बट हमेशा हमारे बीच का डिफरेंस तो 50 ही रहेगा ना। अगर मान लो मैं तुम्हें भी 1 रुपया दूं और तुम 1 रुपया पूरा का पूरा कंज्यूम कर लो, मैं भी 1 रुपया पूरा का पूरा कंज्यूम कर लूं, तो जो स्टार्टिंग में डिफरेंस था वो कंटिन्यू रहेगा हमेशा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। ऑलराइट, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यार चलो ठीक है, इन दोनों के एवरेज फूड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस था, दैट वाज बीटा 2, बट तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेल और फीमेल को जब तुम एक एक रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो दोनों के दोनों 6-6 सेंट अपने फूड एक्सपेंडिचर पे कंसिडर करे। हो सकता है मेल 6 सेंट से ज्यादा स्पेंड करे और फीमेल 6 सेंट से कम स्पेंड करे, इन दोनों की स्लोप सेम कैसे हो सकती है? वेल, दैट्स अ क्वेश्चन टू बी कंसिडर, ठीक है। और उसके लिए हम इंटरैक्शन इंटरैक्शन वेरिएबल्स आगे जाके इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑलराइट, तो उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, विच इज रिग्रेशन ऑन वन क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड वन क्वालिटेटिव वेरिएबल विद मोर देन टू क्लासेस और कैटेगरीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वन क्वालिटेटिव वेरिएबल विद टू कैटेगरीज। अब हम दो से ज्यादा कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। इसके लिए थिंक अबाउट दिस, लेट्स से तुम तीन स्टेट्स ले लो, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। दिल्ली को एज अ बेंचमार्क कंसीडर करो, मुंबई, अब ऑफ कोर्स ही बात है तुम्हारे पास तीन कैटेगरीज है, तो कितने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे? 3 - 1 इज नथिंग बट 2, ताकि डमी वेरिएबल ट्रैप से बच पाओ। ट्रैप वॉज परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, ओके। नाउ अगर मान लो तुमने ये तीन सिटीज ली और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई की मुंबई यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर की बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इन तीनों में जो एक्सेप्टेंस रेट है, मतलब जितने लोग अप्लाई, जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स को इनकी ये यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है, ठीक है। जैसे दिल्ली में एक्सेप्टेंस रेट लेट्स से 7% है, मुंबई में 8% है, बैंगलोर में 11% है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। ओके, लेट्स से दिस इज नथिंग बट द एक्सेप्टेंस रेट, beta 1 plus beta 2 times d2i plus beta 3 times d3i plus mu i। दिस इज माई रिग्रेशन मॉडल। ओके, तुम कह सकते हो अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का है या कोवेरिएट्स तुमने इंक्लूड ही नहीं किए मॉडल में, लेट्स लीव इट फॉर अ सेकंड, अभी बस इतना ही मॉडल पढ़ते। ओके, बीटा 1 प्लस बीटा 2 डी आई प्लस बीटा 3 d3i। ओके, वैसे ये जो आई है दिस इज नथिंग बट उसी कैटेगरी की ऑब्जर्वेशंस। अब मुंबई में सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी थोड़ा ना है, और भी तो यूनिवर्सिटीज होंगी, तो दैट इज आई फॉर कि सिर्फ मुंबई में अपने आप में भी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, तो उस कैटेगरी के अंदर। ऑलराइट, मतलब आई इज नथिंग बट उसी कैटेगरी के ऑब्जर्वेशंस। ऑलराइट, सो लेट्स से एक्सेप्टेंस रेट बीटा 1 प्लस बीटा 2 डी आई प्लस बीटा 3 डी आई। अगर मान लो d2i 1 हो गया और d3i 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर दोनों 0 है तो मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो बेंचमार्क कैटेगरी दैट इज दिल्ली। बट अगर d2i 1 है और d3i 0 है, मतलब d3i 0 मतलब बैंगलोर तो नहीं है, बैंगलोर नहीं है तो दिल्ली या मुंबई में हो सकता है, बट मुंबई है, क्यों? क्योंकि d2i 1 हो गया, राइट। सो दे आर सेइंग अगर तुम d2i को 1 रखोगे, d3i को 0 रखोगे, तो द एवरेज एक्सेप्टेंस रेट इन कॉलेज इन मुंबई इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2। वैसे ही एवरेज एक्सेप्टेंस रेट अगर तुम d2i को 0 रख दो, मतलब मुंबई को कंसिडर करते, अगर तुम बैंगलोर को कंसिडर करना चाहते हो तो d3i को 1 रखना पड़ेगा और d2i को 0, ठीक है। तो बैंगलोर में क्या होगा? एवरेज एक्सेप्टेंस रेट्स बीटा 1 प्लस बीटा 3। अगर मान लो तुम इन दोनों को 0 रखते हो, तो तुम किस यूनिवर्सिटीज के एक्सेप्टेंस रेट निकाल रहे हो? दिल्ली यूनिवर्सिटीज के एक्सेप्टेंस रेट, विच इज नथिंग बट बीटा 1, ओके। तो अभी बीटा 2 और बीटा 3 बताते हैं कि तुम्हें, मान लो बीटा 1 वॉज नथिंग बट 7%, ओके, कि दिल्ली में ऑन एन एवरेज दिल्ली यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट 7% ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एनी अदर कोर्सेज, ओके। अब अगर मैं बीटा 1 प्लस बीटा 2 देखता हूँ, तो मुंबई में एक्सेप्टेंस रेट दिल्ली का 7% था ना, तो लेट्स से बीटा 2 इज नथिंग बट 2%। तो इसका मतलब होता है कि जो दिल्ली में एक्सेप्टेंस रेट था 7%, मुंबई में उससे दिल्ली से 2% ज्यादा है। बीटा 2 क्या है? बीटा 1 में ऐड कर रहे हो ना, तो दिस इज कि दिल्ली में जो एक्सेप्टेंस रेट था मुंबई में बीटा 2, मतलब उससे बीटा 2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर दिल्ली में 7% था तो मुंबई में 2% दिल्ली से ज्यादा है। तो आई एम कंपेयरिंग इट विद रेफरेंस टू दिल्ली, ठीक है। ये जो टर्म है, आई एम लुकिंग एट फ्रॉम द बेंचमार्क कैटेगरी, कि ये दिल्ली से 2% ज्यादा है। बीटा 3 के तो मैं, अगर बीटा 3 की कोई वैल्यू लेट्स से 4% है, तो ये तुम्हें क्या बताएगा कि दिल्ली में 7% है ना, तो बैंगलोर की यूनिवर्सिटीज में 4% दिल्ली की यूनिवर्सिटीज से 4% ज्यादा है। एंड तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 11%, दिस इज 7%, दिस इज 9%। बट ये एक्चुअल में है क्या? मुंबई में एक्सेप्टेंस रेट दिल्ली से 2% ज्यादा है एंड बैंगलोर में 4% ज्यादा है। बट ये डिफरेंस बताता है कि तुम्हें बीटा 2 और बीटा 3, तो बीटा 2 और बीटा 3 क्या हो गया तुम्हें? डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि तीन कैटेगरीज थी, हमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, अगर दोनों के दोनों 0, इसका मतलब बेंचमार्क कैटेगरी, अगर एक 1 है दूसरा 0 है, तो
वो स्पेसिफिक कैटेगरी। ओके, तो बीटा टू बीटा थ्री क्या, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट्स व्हिच टेल्स अस हाउ द मीन एक्सेप्टेंस रेट इन डिफरेंट सिटीज चेंजेस कंपेरेबल टू कंपेयर टू बेंचमार्क कैटेगरी। ओके, सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न सर्दर्न ईस्टर्न उसका एग्जांपल लिया था, तो आई हैव जस्ट मेड इट सिंपली। ओके, so then they are saying we must be very careful in specifying the base category for all comparison. Changing the base category will change the comparison, but it will not change the substance of regression results. वही सेम बात की, अगर तुम यहाँ पे बेस कैटेगरी बेंचमार्क कैटेगरी मुंबई को कंसीडर कर लेते तो ज्यादा कुछ बदलता नहीं। तो D2I तुम दिल्ली को दे देते, D3I बेंगलुरु को दे देते, तो रिजल्ट्स हमेशा सेम ही आते रिग्रेशन मॉडल के। ऑफकोर्स कंपैरिजन बदल जाता कि अब जो बीटा टू और बीटा थ्री थे तुम्हारे, अब बीटा टू क्या मेजर करता, अगर मान लो बेंचमार्क कैटेगरी मुंबई होता तो बीटा टू मेजर करता कि मुंबई के रिस्पेक्ट में दिल्ली का एक्सेप्टेंस रेट कितना ज्यादा या कितना कम है। अभी क्या मेजर कर रहा है कि दिल्ली के रिस्पेक्ट में मुंबई का एक्सेप्टेंस रेट कितना ज्यादा कितना कम है। तो कैटेगरी बेस कैटेगरी चेंज करने से बाद तुम्हारे कंपैरिजन चेंज होते हैं, बट रिग्रेशन रिजल्ट्स का रिजल्ट नहीं। ठीक है, अगर तुम देखो, अगर मैंने यही रिग्रेशन रिजल्ट रन किया, आर स्क्वायर क्या है, सिर्फ 12.2%। क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने बस एक ही क्वालिटेटिव वेरिएबल कंसीडर किया 3 वेरिएबल से कि तुम्हारी सिटीज इंपैक्ट करती है एक्सेप्टेंस रेट को। बट ये पॉसिबल थोड़ा ना, एक्सेप्टेंस रेट तो तुम्हारी ट्यूशन से भी तो इम्पैक्ट होता है। अगर मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हाई फीस है, तो कौन सी बात है, वहां पे एक्सेप्टेंस रेट कम हो जाएगा, राइट? बच्चे कम अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने वो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल था वो तो अभी कंसीडर ही नहीं किया अपने रिग्रेशन मॉडल में, इसलिए इट्स अ वेरी पुअर रिग्रेशन मॉडल। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी, अगर तुम मान लो कोवेरिएट इंट्रोड्यूस करते हो, विच इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल विच इज द एनुअल ट्यूशन पर स्कूल, अगर तुम ट्यूशन भी इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो नाउ रिग्रेशन मॉडल इज मच बेटर देन द दिस लास्ट वन, कि यहाँ पे तो 12.2% वेरिएशन ही मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में से भी कैटेगरीज बताई थी, बट 54% अप्रोक्सीमेटली वेरिएशन मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में बता पाया जब मैंने कोवेरिएट को इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, आई परफॉर्म्ड अ स्पेसिफिकेशन एरर इन दिस, कि मेरी ट्यूशन फीस भी तो इम्पैक्ट करती है इस चीज को, और बट मैंने वो इंक्लूड ही नहीं की, तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ अगर तुम ट्यूशन फीस को कांस्टेंट रख दो, मतलब इसको हटा दो, तो दिल्ली में एक्सेप्टेंस रेट 79% है, और मुंबई में दिल्ली से 5% कम हो जाता है, बैंगलोर में दिल्ली से 11% कम हो जाता है। तो ये बीटा टू और बीटा थ्री का क्या इंटरप्रिटेशन है कि दिल्ली में अगर 80% एक्सेप्टेंस रेट है, तो मुंबई में 85% है या 84% है, और बैंगलोर में 80 - 11 विच इज 69% है, राइट? अगर मैं कैटेगरीज को लेट्स से तुम्हारे सिटीज को कांस्टेंट रखता हूँ, तो आई एम सेइंग कि अगर ट्यूशन फीस मेरी बढ़ती है, तो मेरा एक्सेप्टेंस रेट कितने से कम होता है, विच इज 0.11% से कम होता है। ठीक है, दिस आई कैन इंटरप्रेट। और पी वैल्यूज तुम देख सकते हो, तो एट 5% पी वैल्यू तुम देख सकते हो कि मुंबई और दिल्ली का एक्सेप्टेंस रेट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, यू कैन रिजेक्ट, you can, I mean, you cannot reject a null hypothesis that beta 2 is equals to 0. All right, so because p value तुम्हारी p value is greater than the level of significance, तो दे आर सेइंग कि मुंबई और दिल्ली में जब ट्यूशन को कंसीडर कर लोगे तो इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है इनके एक्सेप्टेंस रेट में, बट हाँ दिल्ली और बैंगलोर का है। ओके, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। बट यहाँ पे भी सेम बात आती है कि यार तुम ये कैसे कह सकते हो कि अगर ट्यूशन फीस बढ़ेगी तो तीनों सिटीज में एक्सेप्टेंस रेट इतने से ही कम होगा। अगेन दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, कि ठीक है ये तो इंटरसेप्ट कोफिशिएंट्स है ना, कि अगर मैं इनकी अलग अलग वैल्यूज के लिए मैं 3 रिग्रेशन लाइंस ले सकता हूँ, मतलब ऑफ कोर्स 2 रिग्रेशन लाइंस, राइट? बट तुम ये कैसे कह सकते हो कि ट्यूशन फीस इन दोनों की स्लोप भी सेम होगी, कि अगर ट्यूशन फीस बैंगलोर में बढ़ेगी और मुंबई में बढ़ेगी तो दोनों में एक्सेप्टेंस रेट सेम अमाउंट से घटेगा? ऑफ कोर्स मैं वो नहीं कह सकता, और इसी को पढ़ने के लिए आई विल मूव टू द इंटरैक्शन टर्म विच इज इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। थैंक यू।